प्राचीन टाइम में गांव को बोलते थे आभा नगरी। महमूद गजनवी इस्लामिक था, उसने यहाँ पे अटैक किया। टेम्पल है हर्षद माता मंदिर, उस मंदिर को उन्होंने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, तोड़ दिया था। एक दिन के लिए आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट अलाउ करता है गांव के लोगों, टूरिस्ट हो या फिर विदेशी हो, कोई भी हो, सभी के लिए बावड़ी को खोल दिया जाता है मुफ्त में शाम के टाइम। स्वागत है आपका द फैक्ट इंडिया पे। मैं हूं आपके साथ मनीष गौर। राजस्थान का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। यहाँ का इतिहास, यहाँ के युद्ध, यहाँ के दुर्ग महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं इतिहास में। आज हम एक ऐसे स्थान पे आए हैं जहाँ की खूबसूरती, जहाँ का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है। अपने कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि एक बार ये बावड़ी दिखाए। इसको चांद बावड़ी कहते हैं। ये दौसा जिले के बसवा तहसील में पहले आती थी और अब बांदीकुई तहसील में आती है। और यहाँ का इतिहास हम यहाँ के लोगों से जानेंगे, यहाँ के गाइड से जानेंगे कि क्या है इस बावड़ी का महत्वपूर्ण स्थान। तो यहाँ पे एक गाइड हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नरेश कुमार गुजर है। मैं राजस्थान सरकार द्वारा अप्रूव्ड टूरिस्ट गाइड हूँ और आबानेरी स्थित ये चांद बावड़ी पे गाइडिंग का काम करता हूँ। और आप देख रहे हैं, इट इज़ वंडरफुल, अमेजिंग, ह्यूज, डीपेस्ट, नाइस, पॉपुलर एंड कम्प्लीटली डिफरेंट आर्ट ऑफ स्टेप वेल। हिंदी में बोलते हैं चांद बावड़ी, इंग्लिश में बोलते हैं चांद स्टेप वेल। ये राजस्थान राज्य के दौसा जिले के बांदीकुई तहसील के आभानेरी गांव में स्थित है। गांव का नाम आभानेरी और प्राचीन टाइम में गांव को बोलते थे आभा नगरी। आभा नगरी के नाम से गांव जाना जाता था। ज़्यादातर लोग यहाँ किसान और कृषि पर निर्भर हैं। क्यों कि आभानेरी नाम से जाना जाता था? ये प्राचीन टाइम में बहुत ही चमकीली नगरी थी, तो इसकी जो आभा थी बहुत सुंदर लगती थी, इसलिए इसको आभा नगरी नाम पड़ गया। और वर्तमान में इसको आभानेरी बोलते हैं। और आप देखोगे बावड़ी का नाम जो 8वीं 9वीं सदी में एक स्थानीय शासक था, स्थानीय शासक का नाम था राजा चांद राजा के नाम पे ही बावड़ी का नाम चांद बावड़ी पड़ा। इसमें 3 साइड में 3500 स्टेप्स हैं। 3500 सीढ़ियाँ सभी स्टेप्स और सीढ़ियाँ हैं, उनका मेजरमेंट और आकार बिल्कुल इक्वल है, समान आकृति की हैं। 13 इनके लेवल्स हैं स्टेप्स के, 13 फ्लोर। अच्छा। इसके अलावा एक साइड में इसमें 3 मंजिला इमारत है। इसका उपयोग राजा और उसके सलाहकार असेंबली मीटिंग, रेगुलेशन, स्कीम, पॉलिसीज का डिस्कशन करने के लिए इसका यूज़ करते थे। सेकंड शासक का नाम क्या बताया? स्थानीय शासक था राजा चांद, निकुंभ वंश से रिलेटेड था। निकुंभ वंश से रिलेटेड थे, संबंध रखते थे और नाम था चांद, राजा चांद। चांद के नाम पे ही बावड़ी का नाम चांद बावड़ी पड़ा। तो ऐसा कहते हैं कि ये जब रात होती है, जब चंद्रमा पूरा दिखता है, तब यहाँ पे बावड़ी में चंद्रमा चमकता है, तो इस वजह से भी ये नाम पड़ा। ठीक है। इसके 2 लॉजिक है। एक तो राजा चांद की वजह से, दूसरा केवल और केवल एक दिन एवरी मंथ फुल मून डे होता है अपने पूर्णिमा का दिन। उस दिन जो रिफ्लेक्शन होता है, मून का रिफ्लेक्शन, स्टेप्स और वाटर, तीनों का जो कॉम्बिनेशन कंप्लीटली लुकिंग लाइक एज मिल्क, सो इट इज़ कॉल्ड मिल्क स्टेप वेल आल्सो। इसका मतलब कि दूधिया बावड़ी इसलिए कहते हैं कि जो दूधिया बावड़ी भी कहते हैं। हाँ, दूधिया बावड़ी, क्योंकि जो रात को चंद्रमा का जो प्रकाश होता है और पूर्णिमा के दिन, और जो वाटर और स्टेप, तीनों का कॉम्बिनेशन कंप्लीटली दूध की तरह दिखाई देता है। चलते बात करते हैं ना। इसके अलावा बावड़ी की गहराई 19.5 मीटर, इट मीन 63 to 65 फीट के समथिंग मानी गई है, 19.5 मीटर। इसके अलावा बावड़ी का जो नीचे का आकार है वर्गाकार आकृति में, लाइक एज स्क्वायर। और बावड़ी की जो चौड़ाई है 35 मीटर बावड़ी की चौड़ाई मानी जाती है। इसके अलावा बावड़ी का निर्माण 8वीं 9वीं सदी में हुआ, लगभग 1200 साल पहले। बावड़ी के निर्माण का मुख्य उद्देश्य था वर्षा जल संग्रहण, पीने के लिए, नहाने की समस्या होती थी उस समय। हाँ, राजस्थान की हम बात करें तो पूरे इंडिया में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राज्य है वो राजस्थान है। राजस्थान में ज़्यादातर हिस्से में शुष्क प्रदेश रहता है, मतलब कि पानी की कमी रहती थी। हाँ, तो ज़्यादातर जो स्थानीय शासक थे यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे बावड़ियों का निर्माण किया। बावड़ियों का निर्माण पीने के लिए, खेती के लिए, वर्षा जल संग्रहण के लिए इनका निर्माण किया था। और राजस्थान में लगभग 112 बावड़ियाँ रजिस्टर्ड जो इम्पोर्टेंट बावड़ियाँ हैं, उनमें सबसे जो विचित्र, अद्भुत और मनोरम, सुंदर, अनुपम अगर आप बावड़ी देखोगे तो आबानेरी की चांद बावड़ी मिलेगी।
और बूंदी जिले में सबसे ज़्यादा बावड़ियाँ हैं। जयपुर जिले में एक अबली मीन की ऐसी बावड़ी है। सेम बावड़ी कहाँ है ऐसी ऐसी ये सेम इकलौती है? आप सेम अगर बावड़ी की बात करते हो तो जोधपुर जिले के अंदर एक बावड़ी है, तापी बावड़ी, जिससे अंदर पीके मूवी की शूटिंग हुई थी। वो लगभग सेम है, लेकिन उसका जो आकार है इतना बड़ा नहीं है, हॉरिबल नहीं है। सबसे बड़ी बावड़ी यही है। इंडिया में सबसे बड़ी बावड़ी रानी की वाव, जो 100 रुपए के नोट के पीछे को उसकी जो फोटो दे रखी है, रानी की वाव सबसे विचित्र और बड़ी मानी जाती है। लेकिन अगर गहराई और बड़ी की दृष्टि से एशिया महाद्वीप में देखा जाए तो सबसे अच्छी जो बावड़ी आवानेरी की चांद बावड़ी मानी जाती है। इसके अलावा राजस्थान में 112 बावड़ियाँ और हैं, और छोटी मोटी बावड़ियाँ हर ज़िले के अंदर हैं, लेकिन उनका जीर्णोद्धार नहीं हो सका है। और ज़्यादातर जो बावड़ियाँ हैं वो उनका मतलब कि वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर और फेमस नहीं है। तो आवानेरी की बावड़ी में प्रतिदिन हजारों की संख्या में देसी और विदेशी सैलानी आते हैं। इसके गर्मियों के दिनों में सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट आते हैं इटालियन और स्पेनिश आते हैं। स्पेनिश 22 कंट्रियों की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, और इटालियन टूरिस्ट सबसे ज़्यादा और स्पेनिश इसलिए आते हैं गर्मियों में क्योंकि वहाँ पे वैकेशंस होती हैं। तो वैकेशन बिताने के लिए सबसे ज़्यादा स्पेनिश और इटालियन गर्मियों के दिनों में आते हैं। जबकि अगर सर्दियों की आप बात करते हो तो यूरोपियन कंट्री के अमेरिकन और इंग्लिश और जो फ्रेंच टूरिस्ट आते हैं वो सबसे ज़्यादा आते हैं। राजस्थान में सबसे ज़्यादा फ्रेंच टूरिस्ट आते हैं, राजस्थान में। हाँ। इसके अलावा बावड़ी का निर्माण 8वीं 9वीं सदी में हो गया था, लेकिन जो ये आप वॉल देख रहे हो दीवार चारों तरफ, इसका निर्माण की ज़रूरत पड़ी 16वीं 17वीं सदी में, क्योंकि जो आउटसाइड अटैक्स होते थे, बाहरी आक्रमण मुस्लिम इस्लामिक रूलरों के, उनसे अपने राजा की जो आर्मी और जो फैमिली थी उनको प्रोटेक्शन के लिए इस दीवार का निर्माण किया गया। लेकिन तो भी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे ये पड़े हैं, खंडित हो रखे हैं कोई 11वीं सदी में एक इस्लामिक शासक था महमूद गजनवी इस्लामिक था, उसने यहाँ पे अटैक किया और बावड़ी को कोई क्षति नहीं पहुंचाई। लेकिन आउटसाइड एक टेंपल है हर्षद माता मंदिर, उस मंदिर को उन्होंने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, तोड़ दिया था। आप जो साइड में जितने भी स्टोन्स, स्टेच्यूज और ये जो पार्ट्स आप देखोगे, ये आउटसाइड एक टेंपल है हर्षद माता का मंदिर, उसी मंदिर के अवशेष हैं। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने सभी को कलेक्ट करके यहाँ पे पुट कर दिया विजिटर्स के लिए। आप यहाँ पे देखोगे हिंदू गॉडेज काली माता, ये काली माता है। हाँ, आपको मैं दिखाऊं, काली माता है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ मार्क भी किया गया है यहाँ पे ABN 60, मतलब जितने भी स्टेच्यूज और पार्ट्स यहाँ रखे हुए हैं सभी के ऊपर नंबरिंग की गई है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। कुछ अवशेष यहाँ के जो रेयर और एंशिएंट और इम्पोर्टेंट हैं उनको जयपुर म्यूजियम अल्बर्ट हॉल के अंदर भी रखा हुआ है, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। इसके अलावा गॉडेज काली, और ये है गॉड कार्तिकेय इज द ब्रदर ऑफ गणेश जी के जो भाई हैं, कार्तिकेय शिव भगवान के बेटे हैं, उनकी भी यहाँ पे आपको मूर्ति मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस प्रकार से इनको खंडित कर दिया गया है। इनका जो मुंह है इनको यहाँ पे खंडित कर दिया गया है, नाक वाक हाथ को तोड़ दिया गया है। यहाँ पे इनका जो मोर होता है, मेरे ख्याल से पीछे मोर ही था ये, तो ये मोर को पीछे तोड़ दिया गया है, हाथ नहीं है इनके पूरे। तो जो ये शासक बताया था आपने 11वीं सदी में महमूद गजनवी, एक इस्लामिक रूलर, मुसलमान शासक, जिसके लिए माना जाता है कि वो पहले आक्रमण था जिसने भारत पर आक्रमण किया था और यहाँ पर हजारों मंदिर और यहाँ पे लूटपाट की थी और पैसे लूट के यहाँ से चले गए थे। जी, यहाँ पे गॉड ब्रह्मा जी की मूर्ति भी है, जिनका जो फेमस टेंपल है पुष्कर अजमेर के अंदर है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि ये जो आप पिलर देख रहे हो साइड में, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स का। इसके अंदर आप 2 आर्ट देखोगे, 2 आर्ट वेरी फेमस है यहाँ की इन टेम्पल्स के जो पिलर्स की। एक है फेस आर्ट, आप चेहरा देखोगे, इसमें चेहरा बना हुआ है, एक आकृति बनी है, फेस आर्ट। एंड सेकंड होली पोर्ट कलश, अपने हिंदू धर्म में जो कलश होता है उसकी 2 आकृतियाँ। ऑल आर हैंड मेकिंग आर्ट, सभी हाथ से बनी हुई आर्ट हैं, सभी को ब्लैक स्टोन बोला जाता है और इनमें से ज़्यादातर पत्थरों को आयरन मिक्स्ड माना जाता है, आयरन इनके अंदर मिक्स हुआ है, काले पत्थर माने जाते हैं ये, और इसमें लो मिलाया हुआ है। लोहे मिला। लो कैसे मिला सकते हैं पत्थर में?
उस टाइम पे जो इनको कनेक्ट करने के लिए, जैसे दो पत्थरों को जोड़ने के लिए लोहे को यूज करते थे, लोहे की क्लिप्स को जोड़ने के लिए। अच्छा। तो इनको आयरन, इनके अंदर कुछ आयरन के ये वो कौन सी अवशेष मिले देवता हैं। की मूर्ति? ये ज़्यादातर खंडित है, इनका अनुमान नहीं लगाया जा चुका, लेकिन ज़्यादातर हिंदू गॉड गॉडेज, कवित्री और जो अच्छे गीतकार थी, जो कवित्री थी, जो राजा के शासन में जो भी महान महिलाएं थी, उनकी भी स्टेचू आप यहाँ पे देखोगे। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे गॉड बलराम। बलराम इज़ द ब्रदर ऑफ श्री कृष्णा। श्री कृष्ण भगवान के जो भाई बलराम किसानों का देवता माना जाता है। हल लिए हुए हल लिए हुए इनकी यहाँ पे स्टेचू है। इसके अलावा आप ये मंदिर और बावड़ी एक ही समय बनाए गए थे? हाँ, दोनों के आगे पीछे या नहीं, पहले? बिल्कुल सेम टाइम 8वीं 9वीं सदी में बावड़ी और टेम्पल दोनों का निर्माण एक साथ किया गया था। ऐसी मान्यताएं हैं कि राजा और उसका जो फैमिली था, बावड़ी के अंदर स्नान करके यहाँ से जो होली वाटर, जो पवित्र पानी माना जाता है, इसको लेके मंदिर में डेली अपने परिवार के साथ पूजा करने जाते थे। अच्छा। क्योंकि जितने भी जलाशय आप देखोगे राजस्थान में, चाहे पौंड हो, सी हो, स्टेप वेल हो, सभी को ऐसा माना जाता है कि जितने भी जलाशय वहाँ पे आपको टेम्पल ज़रूर मिलेगा। टेम्पल मिलने का कारण है कि लोग नहा धो के वहाँ पे पानी चढ़ा सके, इसलिए सभी जलाशयों के पास में टेम्पल माना जाता था। यहाँ पे कुछ ऐसा तो नहीं था ना कि महिलाएं अलाउड थी, अब पुरुषों पे पाबंदी थी, ऐसा तो नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। महिलाएं और पुरुष अलग अलग डायरेक्शन में बैठ के स्नान कर सकते थे, पानी ले सकते थे। अच्छा। इसके अलावा यहाँ पे बॉलीवुड और हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हो चुकी है, और इन जितनी भी मूवीज़ शूटिंग हुई है, इन्हीं के कारण ये बहुत ज़्यादा कम टाइम में पॉपुलर हो गई पूरे इंडिया के अंदर, नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर। ये मूवी थी एक बॉलीवुड की, भूमि, संजय दत्त की। अदिति राव हैदरी एक्ट्रेस है उसके अंदर। संजय दत्त सर आए थे यहाँ पे, गोविंदा सर आ चुके हैं। इसके अलावा अमीषा पटेल का एक सॉन्ग था, सखिया रे सखिया, वो भी यहाँ पे शूट हुआ था। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, ईशान खट्टर और जानवी कपूर की धड़क मूवी की शूट हो चुकी है यहाँ पे। इसके अलावा हॉलीवुड एक मूवी थी द फॉल, उसका भी यहाँ पे शूट हुआ है। उसके अंदर एक जो एक्टर है उसको यहाँ पे शूट किया जाता है, और एक्टर बावड़ी के अंदर गिरता है। उसका एक जोरदार सीन है यहाँ पे। अच्छा, इसकी गहराई कितनी होगी? 19.5 मीटर जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने फैक्ट्स जारी किया है, अकॉर्डिंग टू दैट फैक्ट्स 19.5 मीटर इसकी जो गहराई मानी जाती है। इसके अलावा कुछ मान्यताएं और ऐसे तथ्य भी हैं कि बावड़ी के अंदर एक गुप्त सुरंग है। गुप्त सुरंग का उपयोग राजा और उसके जो विश्वस्त जो सलाहकार थे उन्हीं को पता होता था, और युद्ध के टाइम या आपातकाल के टाइम में वो हमला कर दे, बाहर निकल जाता था राजा बचने के लिए। हाँ। इसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा टेम्पल और है, गणेश जी, शिवा और हनुमान, 3 हिंदू गॉड की स्टेचूज हैं साइड में, एक साइड में। तो यहाँ पे वो जो राजा होता था, वो राजा बैठकर अपने अधिकारियों के साथ बातचीत करता था, मीटिंग करता था। मीटिंग्स आयोजित की जाती थी इस हॉल के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे कुछ योगा पोजीशन की स्टेचूज भी आप देख सकते हो। योगा का जो आविष्कार या जन्मदाता अगर अपन माने तो भारत को ही माना जाता है। 8वीं 9वीं सदी में भी भारतीय लोग योगा और मेडिटेशन का अच्छा इंपॉर्टेंस समझते थे, तो आर्टिस्ट के दिमाग में एक प्लान आया और उन्होंने योगा पोजीशन की एक स्टेचू का भी यहाँ पे बिल्ड किया। योगा पोजीशन स्टेचू बनी हुई है। इसके अलावा ये मंदिर हिंदू एक टेम्पल्स मंदिर जो का वो है, क्राउन और जो अपर लेवल होता है टेम्पलों का, ये नागर शैली का है। नॉर्थ इंडिया में जितने भी आपको टेम्पल्स मिलेंगे सभी नागर आर्ट के टेम्पल हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में यदि आप जाते हो तो जितने भी टेम्पल है सब द्रविड़ आर्ट से रिलेटेड है। नॉर्थ इंडिया में नागर आर्ट और द्रविड़ आर्ट साउथ इंडिया में वेरी फेमस है। इसके अलावा यदि आप कोई टेम्पल ऐसा देखते हो जिसके अंदर नागर और द्रविड़ दोनों आर्ट से यदि मिक्सड हैं, तो वो बेसर आर्ट से रिलेटेड टेम्पल होता है। इंडिया के अंदर 3 तरह की आर्ट हैं टेम्पल्स की, नागर, बेसर और द्रविड़। ओके, नॉर्थ इंडिया राजस्थानी सिचुएटेड इन द्रविड़। नागर पाए जाते हैं नॉर्थ इंडिया में, द्रविड़ आर्ट पाई जाती है साउथ इंडियन टेम्पल्स की आर्ट, और बेसर आर्ट दोनों का मिक्स यदि कहीं आपको टेम्पल मिलता है तो वो बेसर आर्ट से रिलेटेड होता है। कहाँ पे होंगे ये मंदिर, ये आर्ट वाले? बेसर आर्ट के कहीं भी मिल सकते हैं, जैसे पूर्वी इंडिया में हो या फिर नॉर्थ इंडिया में भी ऐसे कुछ टेम्पल हैं, उनके अंदर ये मिलते हैं। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि 8वीं 9वीं सदी का ये यहाँ पे निर्माण हुआ था। इससे पुराने चोल के टेम्पल और अजंता अलोरा की गुफाओं को माना जाता है, जबकि जितने भी ये आगरा का ताजमहल हो, जयपुर के जितने भी टेम्पल्स, फोर्ट्स, मोन्यूमेंट्स, रेजिडेंस जितने भी हो, दिल्ली के हो, सब नवीन हैं बजाय इसके बावड़ी के। बावड़ी का इतिहास बहुत प्राचीन और पुराना है। इसके अलावा बावड़ी में पुराने टाइम में, यानी कि 7-8 साल पहले यदि आप देखोगे तो यहाँ पे
गांव के लोग हो या विजिटर्स हो बिना रोक टोक अंदर आ सकते थे। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के कुछ सर्वेंट थे लेकिन टिकट वगैरह कुछ नहीं था, तो कुछ वर्ष पहले यहाँ पे टिकट भी जारी कर दिया गया है। हम भी अंदर आए हैं तो हमें भी 25 रुपये पर पर्सन देने पड़े हैं, और ये शूटिंग कर रहे हैं, आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए भी हमें परमिशन लेनी पड़ी यहाँ से, और 25 रुपये का टिकट लगा है जी। आप देख सकते हो यहाँ पे सूर्य भगवान, जो अपने हिंदू धर्म में सूर्य भगवान, उनके 7 घोड़ों वाला रथ समेत उनकी प्रतिमा आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। कितनी ही खूबसूरती के साथ इनको बनाया गया था, लेकिन इनको खंडित कर दिया गया है। जो मुस्लिम आक्रांता थे उन सब ने यहाँ पे आक्रमण किया, धन लूटा होगा, यहाँ पे पैसे लूटे होंगे। ज़्यादातर इमारतों को नुकसान पहुंचाया, तहस नहस किया, क्योंकि उनकी दुश्मनी हिंदू गॉड गॉडेज और हिंदू ट्रेडिशंस और कल्चर से थी। उन्होंने बावड़ी को कोई क्षति नहीं पहुंचाई, लेकिन जितने भी हिंदू गॉड गॉडेज की जो स्टेचू आप देख सकते हैं, कोई भी स्टेचू है पूरी तरह सेफ नहीं है, कहीं न कहीं से वो टूटी हुई मिलेगी, चाहे फेस हो, हैंड हो या फिर लेग हो, कहीं से। ये एक यूनिक और इंटरेस्टिंग स्टेचू है, यहाँ पे आप देख सकते हो। हिंदी में बोलते हैं इसको अर्धनारीश्वर मूर्ति। इसमें हाफ पार्ट गॉड शिवा है, हाँ, अर्धनारीश्वर मूर्ति। हाँ, इसमें क्या है, आधा भाग पुरुष है भगवान शिव और आधा भाग माँ पार्वती है। जो फेस है उसको आर्मी थी जो इस्लामिक रूलर की, उसने ब्रोक कर दिया था उस टाइम पे। इसके अलावा हिंदू गॉड गणेश की भी यहाँ पे स्टेचू आप देख सकते हो। यहाँ पे जो ये लॉक लगा रखा है, जालियों से कवर किया गया है, यहाँ पे भी खंडित मूर्तियाँ पड़ी है, ये क्या है? सर, ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो रेयर और एंशिएंट और इम्पोर्टेंट जो स्टेचूज और जो कुछ फेस ऐसे हैं एनिमल्स के जिनकी प्रजातियाँ लुप्त हो चुकी है प्राय, जिनके बारे में अभी भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कुछ नई जानकारी या इन्फॉर्मेशन वगैरह फाइंडिंग कर रहा है, सर्च कर रहा है, तो उसी के आधार पे इनको इनके अंदर रख के लॉक्ड कर रखा है। इसके अलावा आप यहाँ पे ऐसे फेसेस देखोगे, कुछ जंगली जानवरों के, कुछ व्हेल्स मछलियों के, कुछ ऐसे भी हैं जिनका अपन अनुमान नहीं लगा सकते कि उन जानवरों हो सकता है कि जो 8वीं और 9वीं शताब्दी में जो होते थे जानवर या एनिमल्स जो भी, तो ज़्यादातर उनको लुप्त हो चुकी है, उकेरा गया होगा पत्थरों पे। बिल्कुल, उनकी यहाँ पे पत्थरों में उनकी जो फेसेज हैं, उनकी आकृतियाँ बनी हुई है, तो उनको इनके अंदर रख के नंबरिंग किया हुआ है सभी के ऊपर। और यहाँ पे डेली जो टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्टों का सबसे बड़ा आकर्षण है कि बावड़ी का, ऐसी विचित्र बावड़ी का निर्माण उस टाइम पे भी आर्टिस्टों के अंदर इतना ज्ञान और इतनी बुद्धिमत्ता, इतनी कारीगरी कहाँ से आई। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे इंडिया के अंदर इतनी अजीब अजीब चीज़ें, इतने अच्छे अच्छे मोन्यूमेंट्स हैं। और मैं तो कहता हूँ कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो या भारत सरकार हो, उनको गाँव के और बावड़ी के अधिक से अधिक विकास के लिए भी पैसा खर्च करना चाहिए। वैसे मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो काम चल रहा है, सरकार यहाँ पे बजट पास करती है। इसके अलावा बाहर भी कुछ फैसिलिटी, जैसे मोन्यूमेंट्स के बाहर रोड वगैरह हैं, उनके लिए भी कुछ अच्छी फैसिलिटी। आप सभी लोग एक बार अंदाज़ा लगाइए कि किस प्रकार से कई सालों पहले ये कैसे लोग बना सकते हैं कि एक ही प्रकार की वो लेवल में बने हुए हैं। 13 माला आपने बताया था, 13 माला का बना हुआ है, मतलब 13 मंजिल का आप मान लीजिए, और बराबर कोई भी गैप नहीं है, कोई भी छोटी नहीं, कोई भी मोटी नहीं है, बराबर सभी का जितना भी जो 13 मंजिल की है यहाँ पे बराबर बनी हुई है सीढ़ियाँ जाने के लिए। उस समय में आप सोच के देखिए कि बिना इंजीनियरिंग किस प्रकार की हाई होगी, लोगों का सोचने का तरीका, कुछ बनाने का तरीका किस प्रकार का रहा होगा। जी। इसके अलावा आप यहाँ झरोखे देखेंगे, अपने राजस्थान के जितने फोर्ट्स और पैलेसेज आप देखोगे, सभी में झरोखा की ये जो कला है, ये जो पार्ट है, ये ज़रूर मिलेगा आपको। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जहाँ पे भी जितने भी फोर्ट्स हैं, इनमें इस टाइप के तो आपको पिलर मिलेंगे, साइड में आप देखोगे पिलर्स। इसके अलावा ये जो झरोखे हैं, ये रेजिडेंस जितने भी महाराजा और महारानी, किंग और क्वीन के थे, सभी में झरोखा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। राजस्थान, हाँ, खिड़की टाइप में, हाँ, ये साइड में बना हुआ है वो। जो राजस्थान को प्राचीन टाइम में राजपूतान बोला जाता है, ड्यू टू ए कास्ट नेम। राजस्थान में राजपूत कास्ट के सबसे ज़्यादा शासक और लोग थे,
तो कास्ट के नाम के आधार पे राजस्थान का नाम राजपूताना था। व्हेन द राजस्थान कॉन्स्टिट्यूशन, जब राजस्थान में संविधान आया, इंडिया में संविधान आया, तो इसका नाम चेंज करके राजस्थान कर दिया। तो यहाँ पे इंडिया में कास्ट सिस्टम और रिलीजन के अंदर कैटेगरी और ये सिस्टम कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण थे पुराने टाइम में, लेकिन अब तो भारतीय संविधान के अनुसार सब कुछ, अब तानाशाही वगैरह या फिर राजशाही व्यवस्था सब कुछ पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है लगभग। तो ये जितने भी आप फोर्ट्स, पैलेसेज, मोन्यूमेंट्स और रेजिडेंस आप देखोगे महाराजा महारानी के, ये सब पुराने टाइम के हमको इतिहास के बारे में याद दिलाते हैं कि हमारी व्यवस्था कैसी थी और आज की व्यवस्था कैसी है। आप तुलनात्मक रूप से भी इनके बारे में खोज सकते हो, अनुमान लगा सकते हो, सोच सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ये बने हुए हैं दरवाजे, ये पहले ही थे या बाद में बनाए गए? ये तो सब ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उनके लिए यूज के लिए है। कुछ इधर को भी हैं 2-3 रूम, ऑफिस वगैरह संचालित होते हैं इनमें। यहाँ पे एक छोटा टेम्पल है गणेश जी, शिवा और हनुमान जी का। गांव के सभी लोग प्रतिदिन यहाँ पे आते हैं, पूजा करते हैं। फ्लोर गांव के लोगों के लिए भी पैसे लगते हैं टिकट? नहीं, केवल मंदिर के लिए फ्री है। अगर आप बावड़ी देखोगे तो चाहे गांव का हो या बाहर का हो, विदेशी हो चाहे परदेशी हो, कोई भी हो, सभी के लिए टिकट जरूरी है। गांव के लोगों के लिए भी टिकट जरूरी है। वहाँ पे कुछ दोबारा काम करने के वो है कि अभी कुछ कल या परसों, यस्टरडे या इससे पहले यहाँ पे अगेन रिपेयर किया है। यहाँ पे मेंटेनेंस का काम चल रहा है, जो सरकार बजट काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता होगा कि इनको वापस सुरक्षित रखना, हुबहू वैसे के वैसे दिखे। बिल्कुल, ये तो है ही। हमारी जो प्राचीन जो विरासतें हैं, इनका हमारा दायित्व भी है, फर्ज भी है कि हमें इनको संरक्षित रखने के लिए न केवल गवर्नमेंट को बल्कि आम नागरिकों को भी इसमें सहयोग। कुछ लोग आते होंगे जो अपना नाम लिख देते होंगे या कुछ, हाँ, आप देख सकते खिलवाड़ हो करते इधर होंगे को कुछ दीवारों पे नाम लिखे हुए हैं। हालांकि सख्त इंस्ट्रक्शन है, बार बोर्ड लगा हुआ है कि ये जो संरक्षित इमारतें हैं जितने भी, चाहे राजस्थान पर्यटन विभाग की हो, चाहे इंडियन पर्यटन विभाग की हो या आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ही, कहीं पे भी आपको नाम लिखना पूरी तरह वर्जित है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, सामाजिक तत्व, जो ऐसी हरकतें कर सकते हैं। यहाँ पे एंट्रेंस अलाउड नहीं होगा, मतलब यहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं होगी यहाँ पे जाली के बाद ना, कोई भी नहीं जा सकता नीचे के। ये जो बावड़ी में जो ये आपको ये जालियाँ दिखाई दे रही है फर्स्ट वाली, इससे नीचे आपको उतरना बिल्कुल भी सख्त मना है, कतई अलाउ नहीं है। केवल और केवल अगर आप दिल्ली से या फिर इनके जो ऑफिस से वहाँ से अनुमति लेके, जैसे बड़े जो मूवी शूट करने वाले आते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग, उनके लिए अलाउड हो जाता है, लेकिन उनको बहुत लंबा प्रोसेस के आधार पर अनुमति मिलती है। जो साधारण टूरिस्ट या लोकल लोग या फिर जर्नलिस्ट नीचे नहीं आ जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ की कुछ मिथ्या जो किंवदंतियाँ हैं, आप देखोगे कि YouTube पे अगर आप खोल के देखो तो बावड़ी के बारे में लोगों ने इतनी कहानियाँ गढ़ रखी हैं, 200-300 स्टोरियाँ खुद के मन से बना रखी है उनको अपने चैनल को बढ़ाने के लिए। लेकिन हम तो हमेशा ऑथेंटिक और फैक्ट, और जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो फैक्ट जारी किए उन्हीं के आधार पे बातें करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मिथ्या किंवदंती है ये बना रखी है कि एक दिन में भूतों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। हालांकि इन बातों में कुछ भी सच्चाई नहीं है। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि एक बारात थी, वो पूरी गायब हो चुकी थी इसके अंदर। मैं यहाँ पे कुछ सालों पहले आया था तो मुझे यहाँ पे बताया गया था कि यहाँ पे जो अंदर दिख रहा है वहाँ पे एक बारात गई थी पूरी, और पूरी की पूरी गायब हो गई, वापस कभी नहीं आई वो बारात। तो मेरा मानना था कि हो सकता है, क्योंकि मैं बच्चा था उस समय और मुझे लगा भी कि वो अंदर इतना अंधेरा दिख रहा है तो हो सकता है बड़ी गुफा हो और कोई गायब हो गया और वापस आया नहीं हो, गुम गया हो, खो गया हो अंदर। नहीं सर, खोने का जैसा तो खैर कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है ऐसा है, थोड़ा भयानक कह सकते हैं अपन। जैसे कोई बच्चा अकेला जाए इसमें और गिर जाए तो इतनी सीढ़ियाँ हैं कि उसको चोट पहुंच सकती है। तो गांव के लोगों ने ऐसी जो ये किंवदंतियाँ गढ़ी हैं, ये बच्चों को डराने के लिए, भय बनाए रखने के लिए इनका वो किया है। हालांकि इनका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, ना कोई ऐसा हुआ है। ये सब झूठी बातें हैं। बारिश आती तो पानी भरता होगा इसमें ना? हाँ, लगभग 1982-83 के समथिंग लोग बताते हैं उस टाइम पे कि यहाँ पे बाढ़ आई थी इस इलाके में। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो बावड़ी है, चांद बावड़ी, 2 नदियों के बीच में स्थित है। एक नदी यदि आप साउथ डायरेक्शन में जाओगे लगभग 1 किलोमीटर, बाण गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। उसको अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, क्योंकि महाभारत काल में अर्जुन एक पात्र था
और अर्जुन ने जो बैराट सभ्यता है, वर्तमान में विराट नगर बोलते हैं उसको, जयपुर के अंदर, वहाँ पे उन्होंने एक तीर मारा था। वो तीर की नोक से जहाँ से जो पानी निकला था उससे एक नदी का निर्माण हुआ था और वो बहती हुई जयपुर से दौसा जिले से होते हुए आगे जाती है। तो उस नदी को बाणगंगा नदी बोलते हैं, अर्जुन की गंगा बोलते हैं। इसके अलावा नॉर्थ साइड में भी एक रिवर है, लगभग 700-800 मीटर, 1 किलोमीटर होगा, तो उस नदी का नाम है सांवा नदी। सांवा दोनों नदियों में जब 1982-83 के समथिंग बाढ़ आई थी, तो इसका जो ऑटोमेटिक लेवल था वाटर का वेरी हाई, मतलब अप हो गया था, बहुत ज़्यादा हो गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस डे नॉट हैव गुड रेन। इस गांव में अब अच्छी बारिश नहीं हो पा रही लंबे टाइम से, तो वाटर लेवल बहुत ज़्यादा नीचे जाता जा रहा है। लेकिन हमने इसको हमेशा पानी देखा है बावड़ी के अंदर, कभी भी ये सूखती नहीं है। अंडरग्राउंड वो सीढ़ी है, तो वहाँ से नीचे नहीं जाता पानी। हाँ, लगभग हमने हमेशा यहाँ तक देखा है, इससे ऊपर तक देखा है। पानी का इस्तेमाल किया जाता है किसी धार्मिक कार्य में या किसी भी कार्य में? इसके अलावा जो जलजूनी एकादशी त्यौहार आता है, भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मदिन से लगभग 18 दिन बाद जो एक हिंदू धर्म में इम्पोर्टेंट जलवा पूजन का त्यौहार होता है कृष्ण जी का, उसको बोलते हैं जलजूनी। अब जन्माष्टमी गई है तो अब आने वाला है, इस पानी का इस्तेमाल होगा। उस दिन एक दिन के लिए आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट अलाउ करता है गांव के लोगों, टूरिस्ट हो या फिर विदेशी हो, कोई भी हो, सभी के लिए बावड़ी को खोल दिया जाता है मुफ्त में शाम के टाइम कुछ घंटे के लिए। सभी लोग नीचे जा सकते हैं, नहा सकते हैं, जंप भी लगा सकते हैं। और उस दिन गांव के जंप यहाँ से लगाते हैं? वहाँ से। अच्छा, वहाँ से जो अच्छे तैराक हैं वो आसानी से कूद सकते हैं। आपको मैं कुछ वीडियो दिखाऊंगा, अगर आप ऐड करना चाहो तो आप ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियो हैं जिनमें लोग नहाते हुए और कूदते हुए दिखाई देंगे, अच्छी ऊंचाई से, बहुत ऊंचे से। इसके अलावा उस दिन गांव के सभी महिलाएं, पुरुष और बच्चे उत्सव के रूप में और इकट्ठे होकर समूह के रूप में आते हैं, उत्सव मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। लॉर्ड कृष्णा का जो जलवा पूजन होता है उसको, भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पे मूर्ति को लेके आते हैं पंडित लोग हैं मंदिर से, और यहाँ पे जलाभिषेक किया जाता है इसी वाटर से, जो बावड़ी का पानी है उसी से। तो यहाँ पे कुछ होगी कहानी, उसके बाद क्या हुआ? किसी शासक आए थे, दोबारा कोई शासक बना, इसमें कुछ पुनरुद्धार किया? ज़्यादातर जो इसकी जो जानकारी मिली है खुदाई के टाइम पे या फिर आसपास पे खेतों में खुदाई से बहुत रेयर स्टेचूज और पार्ट्स मिले हैं। कुछ अभिलेख और शिलालेख मिले हैं। अभिलेख शिलालेख होते हैं जिनके माध्यम से हम प्राचीन हिस्ट्री को अपन जान सकते हैं। खुदाई करके जो पत्थर पे लिखे हुए होते हैं, अलग अलग भाषाओं में होते हैं, उन्हीं के माध्यम से पता लगा है कि बावड़ी के 8वीं 9वीं सदी, ये सब अनुमान करके आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने फैक्ट जारी किए हैं, जो पुरातत्व विभाग है उसने। तो इसके बाद के कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन आपको मैं पहले ही बहुत कुछ बता चुका हूँ। इतनी इसकी हिस्ट्री है और जो ये बहुत अद्भुत और इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको विदेशी सैलानी बड़े गौर करके सुनते हैं। मैं रोज़ाना स्पेनिश, पोर्तुगीज़ और इंग्लिश 3 लैंग्वेजेज में गाइडिंग करता हूँ यहाँ पे। आपको आती है? हाँ बिल्कुल, इंग्लिश आती है, इंग्लिश आती है, स्पेनिश और पोर्तुगीज़ पुर्तगाली लैंग्वेज है जो ब्राज़ील और पुर्तगाल 2 देशों में बोली जाती है। स्पेनिश लगभग yo puede hablar español también, si te entendió, puede escucharme. Todos los días estoy trabajo como uno guía de turisto. हमारे जो दर्शक है वो समझ नहीं पाएंगे। हाँ, वो क्या है, सर ने इशारा किया तो मैंने आपको कुछ लाइन्स बता दिए स्पेनिश में। इसके अलावा सर ज़्यादातर जो टूरिस्ट आते हैं बावड़ी के साथ साथ जो बाहर का टेम्पल है उसको भी देखते हैं, और गांव के जितने भी गांव के लोग कैसे रहते हैं, उनका जीवन यापन कैसे करते हैं, कौन कौन से पशु वो पालते हैं घर में। इसके अलावा खेतों में कौन कौन सी फसल की बुआई की जाती है, इसको भी बड़ी बारीकी से विदेशी सैलानी हमारे साथ में जाके गाँव में देखते हैं। और यहाँ की जो वेशभूषा है, भोजन है, यहाँ के रहन सहन है, खान पान है, सबको अच्छे से वो भी एंजॉय करते हैं। और मैं तो ज़्यादातर दर्शकों से कहूँगा कि ये फैक्ट इंडिया न्यूज़ को देखें और खुद आइए आप यहाँ पे, खुद आकर देखिए इसको कि किस प्रकार से यहाँ बनाई गई है बावड़ी। और मोबाइल को थोड़ी देर साइड में रखिए, सोशल मीडिया से दूर हो जाइए। संडे को छुट्टी मिलती है तो ज़्यादा दूर नहीं है जयपुर से। कितनी डिस्टेंस है जयपुर से यहाँ? लगभग 95 to 100 किलोमीटर है। 95 से 100 किलोमीटर के बीच में है। आप यहाँ आइए अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और देखिए कि किस प्रकार से हमारे जो पूर्वज होते थे उन्होंने कैसे इसको बनाया, और बिल्कुल बराबर बनाया है। कोई भी छोटा नहीं, कोई भी बड़ा नहीं है, बराबर बनाई गई है। और इतना कह सकते हैं आपसे, आप बने रहिए हमारे साथ
कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ मनीष गौड़, बांदीकुई। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।